नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो पॉलिटी 2025 में एसएससी सीजीएल में पूछी गई है, उसके बेस ये जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बेहतरीन है। चेयरमैन साहब ये बात कह चुके हैं कि देखिए माइंड में एम चला है, टॉप का टेम चले, टॉप का टेम चलाने के लिए टॉप की तैयारी भी चाहिए होती है, जो लेटेस्ट कंटेंट के अलावा आप करा ही नहीं सकते। तो लेटेस्ट कंटेंट को आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है और बहुत ही क्लासिकल चीजें आपके लिए की जा रही है। अब यहाँ पर हम करने वाले पॉलिटी के टॉप 70 सवाल गतिमान तरीके से हम इसको कराने वाले और कोई किसी प्रकार की कोई इधर-उधर की कोई बात नहीं, सीधे तौर पर बात करेंगे, हटो-बचो बात यहाँ पर की जाएँगी। थोड़ा-सा गला खराब है, टेंशन फ्री रहिए बट आप खुल के खेलिए। पहला सवाल आपके सामने फेंक दिया गया है, सवाल को समझिएगा सवाल कह क्या रहा है। बहुत बढ़िया है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट 131 ए जो है वो हाई कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर देता है सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। बहुत बढ़िया। इट वाज रिपील्ड बाय 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बात करनी है कि कौन सा ऐसा कथन है जो इनके बारे में सही है, कौन सा ऐसा कथन है जो इस बारे में सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इट वाज रिपील्ड बाय 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 131 ए जो है सर 131 है कोर्ट्स को एक्सक्लूसिव पावर देता है सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा सर, ये सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर देता है सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको रिपील किया गया था 43वें अमेंडमेंट पे, ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पूछा गया है तो भाई केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंदिरा गांधी के द्वारा ये कार्य किया गया था, इंदिरा गांधी ने ही चीजों को इस प्रकार से किया था जो उनके लिए बहुत ही अलग रही, उनके लिए बहुत ही अलग ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला सवाल, आर्टिकल 263 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को स्टैब्लिश करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263, हाँ जी बिल्कुल, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए स्टैब्लिशमेंट करता है, बहुत अच्छे प्रकार से करता है। और आर्टिकल 263 में जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है पहली बार 1990 में बनती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं, इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो पीएम रहेंगे। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। किसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है? सर इंटर स्टेट काउंसिल की जो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ही करता है। 1990 में बना है। और पहले जो अध्यक्ष इसको आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले आपको देखने को मिल जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड आपकी कुछ समितियां भी हैं, जैसे पीवी राजमन्नार समिति आपको देखने को मिल जाएगी 1969, सरकारिया समिति आपको देखने को मिल जाएगी 1983। इसके अलावा आपको सरकार मदन मोहन पुंछी कमीशन भी देखने को मिल जाएगी 2007। तीनों का काम यही है। द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट। इट कंपोजिस्ट इंक्लूड पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर। टोटल इसमें 6 लोगों की पूरी काउंसिल होती है और कहा जाता है कि भाई इसके अंदर स्टेटमेंट आपके पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। 263 राज्य को अंतरराज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से सही देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट का चयन हमें यहां पर करना होगा। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं। पहला है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 सही है। द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट। क्या यह जो काउंसिल है इंटर स्टेट डिस्प्यूट यहां पर यह है मतलब देख सकता है? तो अगर मैं बात करूं तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट तो नहीं देख सकता। इट कंपोजिस्ट इंक्लूड पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर, ये सही होगा। पहला और तीसरा ही इसमें आपको सही देखने को मिलता है। देखो जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होती है, जो मामले होते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट देखे तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा उचित माना जाएगा। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 9 के अंतर्गत भारतीय मतदान तंत्र को सही ढंग से लागू करता है? इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 279 के बारे में यहां पर डिस्कशन किया जा रहा है। इस बारे में आपको डिस्कशन करना है कि सही जवाब आपको क्या देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। देखो 279 के अंदर ही जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन किया जाता है, यहीं पर आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, शुरुआती तौर पर ये नहीं था, लेकिन 101 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 2016 के अंदर इसको यहां पर निर्धारित किया गया था। 2016 में इसको निर्धारित किया गया था। कमाल की बात आपको यह देखने को मिलती है, यह लागू कब किया गया था? लागू आपका यह किया गया था कब? 1 जुलाई के अंदर लागू किया गया था 2017 में। 1 जुलाई 2017 में आपको यह लागू किया गया है। इस बारे में पूरा डिस्कशन आपके पास आपको रखना होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं जीएसटी परिषद में राज्यों की सामूहिक मतदान की शक्ति केंद्र से दुगनी होती है। द स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग वेट ऑफ सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल। ये परफेक्ट है। जीएसटी परिषद में राज्यों की सामूहिक मतदान शक्ति केंद्र से दुगनी होती है।
ये जीएसटी काउंसिल के बारे में पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है, इस बारे में पूरा डिस्कशन याद रखना। इसके अंदर 33 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर होते हैं आपके सेंटर के और 22 मेंबर होते हैं स्टेट के। करेक्ट आंसर यही होगा। मेंबर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, मैं अगेन बता दूं, इसके अंदर मेंबर्स 33 होते हैं, इसका अध्यक्ष जो होता है 32+1 का स्ट्रक्चर है। एक जो अध्यक्ष इसके अंतर्गत होता है उसको बोला जाता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा, उस बारे में समझिए। अनुच्छेद 255 के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल के विधेयकों पर सहमति के कानूनी निहितार्थ को निम्नलिखित में से कौन सही दर्शाता है? टफ क्वेश्चन है, याद रखना। 255 के अंतर्गत पूछा जा रहा है, क्या आपको सही देखने को मिलेगा? देखो, अगर हम बात करते हैं 255 के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल के विधेयकों पर सहमति के कानूनी निहितार्थ को निम्नलिखित में से कौन सही दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट द लीगल इंपैक्शन ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल और गवर्नर असेंट टू ए बिल। अगर किसी बिल को गवर्नर और प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए ही चाहिए होती है, यह कैसे दर्शाया जाता है? पहला है स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट गवर्नमेंट रिटन असेट। जब तक कि गवर्नर सही प्रकार से लिख के ये ना कह दे कि बिल सही है, यह आपका शून्य ही रहेगा। दूसरा है वैधता के लिए सहमति का उल्लेख अनिवार्य है। मेंशन ऑफ असेंट इज मैंडेटरी फॉर वैलिडिटी, ठीक है। तीसरा है कि सहमति देने से पूर्व अनुशंसा का छूट जाना कानून को अमान्य नहीं करता। ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन डजंट इनवैलिड लॉ इफ असेंट इज गिवन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट असेंट मस्ट प्रीसीड लेजिस्लेटिव पासेस टू बी वैलिड। देखो, पहली बात तो ये स्टेटमेंट सबसे गलत है कि राष्ट्रपति की सहमति विधायी पारित से पहले होनी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। वैध वो तभी, अगर वो वैध है वो तभी संसद के द्वारा पारित होगा, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं बना। करेक्ट आंसर है ये, सहमति देने से पहले अनुशंसा का छूट जाना कानून का अमान्य नहीं करता। मतलब याद रखना कि ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन डज नॉट इनवैलिडेट लॉ इफ असेंट इज गिवन। अगर कोई ऐसे काम है सहमति देने से पहले कोई पूर्व अनुशंसा छूट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अमान्य हो जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कानून अमान्य हो जाएगा। कुछ मामलों के अंदर यह चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट रिटन गवर्नमेंट असेंट। देखो, अगर गवर्नर लिखित अनुशंसा नहीं करता है तो कानून शून्य हो जाएगा, इस तरीके की भी बातें नहीं है। वो कानून रहेगा, ठीक है, वो कानून रहेगा, लेकिन लागू होने के लिए चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इस बारे में भी आपको सही बताना होगा कि सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 250 बताता है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी ये कानून बनाया जा सकता है, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा? सर, आर्टिकल 353 में बताया गया है ओनली वैलिड फॉर 6 मंथ्स, ओनली वैलिड फॉर 6 मंथ्स। इस प्रकार से बना हुआ कानून केवल 6 महीने तक ही लागू रह सकता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 256 आपको देखने को मिलता है, अगर किसी कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो केंद्र का कानून अधिक प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों की कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? देखो, 279 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। अगर इसके अंदर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए? देखो, इस मेजोरिटी को कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी, जो 75% आपको देखने को मिलती है। जीएसटी काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी वस्तु जीएसटी में रखी जाए, कौन सी ना रखी जाए, किसमें परिवर्तन हो, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है 75% इसके अंदर एग्री लोग चाहिए होते हैं। 75% एग्री लोग इसके अंदर चाहिए होते हैं, करेक्ट बात है। 314 मेजोरिटी इसमें चाहिए, 3/4 मेजोरिटी जीएसटी परिषद के किसी भी डिसीजन के लिए चाहिए होती है, जो स्टेटमेंट आपको वैलिड देखने को मिल जाता है, और वो इसी के साथ आपको वैलिड देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़िए। अगर हम बात करते हैं, 2 कथन है, आपको पढ़ना है, समझना है, जवाब देना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज ए प्राइमरी एविडेंस। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस मानता है, अब मानने लगा है, पहले नहीं मानता था। तो जो बीएसए आपको देखने को मिलता है, बीएसए 2023, इसने किसको रिप्लेस किया है? सर, इसने इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 को इसने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। तो बीएसए 2023 कहता है कि हाँ जी, ये प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं, करेक्ट है। सेक्शन 62 स्टेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर सेकेंडरी अनलेस अकम्पनीड बाय ए प्रिंटेड सर्टिफिकेट। देखो, बहुत तगड़ी बात यह है कि प्रिंटेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राइमरी रहेंगे, यह बात सही है।
इज ट्रू और इज फॉल्स, बहुत सिंपल रहे, बीएसए के अंतर्गत उल्लेखित है। इसको इसके रिगार्डिंग ना आपके इसी चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो भी डाल दी है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी तरीके से बीएनएस को, बीएसए के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको डिस्क्राइब किया था। चाहे तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, बीएनएस पूरा भी पढ़ सकते हैं। आप जीत राणा जीएस भी सर्च करेंगे, जीत राणा जीएस बीएनएस ये भी सर्च करेंगे तो भी आपको सबसे ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर पूरे बीएनएस की चर्चा है, एमएससी बीएसए की भी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 258 ए के अंतर्गत राज्यों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। अब आपको कुछ सेक्शन देखने को मिलता है, जैसे 258 ए आपको देखने को मिलता है, तो 258 ए के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं क्या स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। 258 ए की मैं बात कर रहा हूं, सौंपने के लिए, मतलब संघ को कार्य सौंपने के लिए राज्य को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है। देखो ऐसा नहीं है, संघ डायरेक्टली राज्य को कोई भी कार्य सौंप सकता है, ये अंतर्गत इसके अंदर कहा गया है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता अगर यहां प्रेसिडेंट हटा देते, राष्ट्रपति की सहमति हटा देते तो ये स्टेटमेंट सही था। राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल संघीय कार्य राज्य विधानमंडल को सौंप सकता है। राष्ट्रपति, ये भी गलत है। केंद्रीय मंजूरी से राज्य विधानमंडल संघीय कार्य राज्य अधिकारी को सौंप सकता है, गलत है। संघ की सहमति से राज्य सरकार अपने अधिकारियों को संघीय कार्य सौंप सकती है, यह स्टेटमेंट सही है। अगर संघ की सहमति है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य सौंप सकती है। एग्जाम्पल बताओ, बेस्ट एग्जाम्पल बता दूं, बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं आपका कि जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे के अंदर जो कर्मचारी होते हैं कई बार स्टेट बेसिस पर भी लग जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ये संविदा पर लगा हुआ है व्यक्ति, तो संविदा पे लगाने के लिए कई बार राज्य सरकार भी टेंडर ले लेती है, जो सेंटर के अधीन ही काम करते हैं, वो इस तरीके की चीजें ही आपकी होती हैं। चलिए कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, तो देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर जनरल इज डिफरेंट, इसको आप अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, हिंदी गलत है इसकी। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है। देखो आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी के बारे में, ये आपको देखने को मिलता है अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल जो होता है जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, इसको अपॉइंट कौन करेगा सर, इसको अपॉइंट किया जाता है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। और जो अटॉर्नी होता है ये अपॉइंट करता है अपने लिए सॉलिसिटर को, ये अपने लिए अपॉइंट करता है सॉलिसिटर को। और सॉलिसिटर को क्यों अपॉइंट करता है, क्योंकि यह संवैधानिक पद ही नहीं है, इसका जिक्र संविधान में है ही नहीं, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई चीज मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उस चीज को ये नहीं देख सकते कि सही है या गलत है। इस चीज को देखा जाना ना तो संभव है ना ही वैलिड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल का पोर्शन आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। तो इसी के बारे में डिस्कशन करते हुए मैं बात करता हूँ। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल जाएगा। दूसरा है अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू मेक ए सिक्योरिटी, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। 15,000 रुपए इसको देने होंगे। अगर एक कैंडिडेट है राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहता है, सिक्योरिटी इसको 15,000 देनी पड़ती है। और अगर इसमें भी 1/6 वोट इसको नहीं मिली तो फिर इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट भी यहां पे रहेगा। अगला सवाल है जीएसटी काउंसिल मेक बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रेट्स, जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो रिक्वेस्ट यहां पर की जाती है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या वो बाइंडिंग होता है? कभी नहीं होता। चाहे तो इसको माने, चाहे तो इसको ना माने, चाहे तो हमारी परिषद इसको माने, चाहे तो ना माने, बाध्यकारी सिफारिशें नहीं होती। 240 से राज्यों को राज्य के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर विधान बनाने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। तो 246 ए के अंदर बताया गया जीएसटी जो है, जो जीएसटी है वो कॉन्करेंट है, तो इसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं। जीएसटी कॉन्करेंट है, समवर्ती है, तो राज्य के लिए अगर कोई भी जीएसटी का कानून बना राज्य बना सकता है, केंद्र के लिए केंद्र बना सकता है, सिंपल है। केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिक की सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यवाही का वीडियो बनाने के बारे में अनिवार्य करती है कि वीडियो को बनाया जाना चाहिए? अगर मैं बात करता हूं इसका, आपको सेक्शन 105 आपको देखने को मिलता है। सेक्शन 105 है कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर जरूरत होगी वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगर मैं 62 बताता हूं, 62 के अंदर बताया जाता है कि अगर गिरफ्तारी की जा रही है वो संहिता के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। मतलब मान के चलो कल को आप इंस्पेक्टर बन गए, आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हो, तो संहिता में लिखा हुआ है, जाते ही आप उसको कारण बताओगे। दूसरा, जब आप अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट की जानकारी थाने में होनी चाहिए, आप अरेस्ट करने गए हो, प्लस अरेस्ट करने के दौरान आप
इस बात को मेंशन करोगे कि नजदीक में कोई विटनेस हो जो आपको देख रहा हो अरेस्ट करता हुआ। तीसरा, जब आप अरेस्ट कर लेंगे तो इसको लाने के बाद इसके किसी सगे संबंधी या किसी इसके मित्र को जानकारी देना जरूरी है। अगर आप ये कार्य नहीं करते हो तो आपकी गिरफ्तारी अवैध घोषित की जाएगी। हरियाणा में इस प्रकार का केस भी आपने देखा था, जब गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए मामले को रद्द कर दिया गया था। ये सवाल यूपीएसआई में 2017 की परीक्षा में आया था कि हरियाणा के मामले में क्या किस वजह से केस को रद्द किया गया था, गलत प्रकार से गिरफ्तारी पर। तो अगर हम बात करते हैं, गिरफ्तारी संहिता के अनुसार होनी चाहिए। ये बीएनएसएस 62 में लिखा हुआ है, बीएनएसएस 105 में लिखा हुआ है कि जब आप जब्ती कार्रवाई करते हैं तो उसका वीडियो जरूरी है। चलो हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य व्यापार पर करों को अनुच्छेद किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? टैक्स ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द विच आर्टिकल? सर, इनको आर्टिकल 246 के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। 269 जीएसटी के बारे में बताता है, इंटर रिलेटेड जीएसटी या फिर इंटर, इसको बोल सकते हैं हम कई बार कि ये है तो जीएसटी, बट आईजीएसटी इसको बोला जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको बोला जाता है, सेंट्रल स्टेट दोनों की। ठीक है, 276 के अंदर केवल हमारे वित्तीय प्रावधानों का जिक्र किया गया है, 254 में भी तो बताया जाता है टैक्स ऑन द इंटर स्टेट ट्रेड आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल 286 अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स। संसद अन्यथा प्रावधान ना करे। अगर संसद कोई प्रावधान नहीं करता है तो जो इंटर स्टेट ट्रेड होंगे उनके ऊपर जो भी टैक्सेशन होगा वो पूरी तरीके से रद्द रहेगा। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अंतरराज्य परिषद सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में बना था। मैंने बात करी थी, शुरुआत में बात करी थी, यही बताया था। इस अनुच्छेद 263 के अंदर एक संवैधानिक निकाय है। ऑब्वियसली बात है, जब ये आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 263 में इसका जिक्र है तो संवैधानिक ही होगा। ठीक है, चलिए ओके। इसमें राज्यों के बीच अनुपालन करने की शक्तियां हैं। इट हैज पावर टू एनफोर्स कंपाइलेंस अमंग स्टेट। क्या ये राज्यों में खुद से इसको लागू कर सकता? नहीं कर सकता। इसके अंदर कंपाइलेंस टू स्टेट नहीं है, ये सेंटर के अंदर ही चीजों को कर रहा होता है। तो स्टेटमेंट होगा पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट इसमें सही है, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही इसमें सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस एफआईआर तक की पहुंच किस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, इस बारे में बताना। जैसे सीसीटीएनएस आपको देखने को मिल जाएगा, सीसीटीएनएस आपको देखने को मिल जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेशनल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो सीसीटीएनएस होता है। दिल्ली पुलिस आजकल इसको बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है, रखना। एनसीपी कुछ नहीं होता, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, जिसमें प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट को मेंटेन करना होता है। अगर कोई गिरफ्तार हुआ है, कोई अपराधी है, तो उसके संबंध में अगर कोई ये सिद्ध हो जाता है कि उसने अपराध किया तो उसके डोजियर बनते हैं, उसकी सारी जानकारी ली जाती है, फिंगरप्रिंट, इरिस स्कैन जानकारी, वो सब कुछ। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268 मुख्य रूप से किससे संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं। 268 किससे रिलेटेड आपका करेगा? बहुत बढ़िया सर, ये होता है सर्विस टैक्स लेवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। है संघ द्वारा लगाया और राज्य द्वारा एकत्र, संघ द्वारा लगाया लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र। देखो ये सर्विस टैक्स होता है, सेवा कर होता है नहीं सर, ये स्टाम्प ड्यूटी होता है। सेवा टैक्स जो होता है वो दोनों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है सर, सर्विस टैक्स नहीं होता। ये एक स्टाम्प ड्यूटी टैक्स होता है जिसको लेवाई किया जाता है यूनियन के द्वारा, बट कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा। मैं अभी खुद चौंक गया था कि दोनों ही स्टेटमेंट सही कैसे हो जाएंगे, लेकिन ये सर्विस टैक्स है, ये सर्विस नहीं होता, स्टाम्प टैक्स होता है। सर्विस टैक्स जो होता है वो दोनों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कलेक्ट किया जाता है, उसको सेंटर और स्टेट दोनों ही कलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेष श्रेणी राज्य स्थिति के कानूनी और संस्थागत आधार को सटीक रूप से वर्णित करता है, इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा। अगर मैं सही मायने में बताऊं, अगर हम बात करते हैं विशेष श्रेणी राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट की मैं बात करता हूं, डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला स्पेस कैटेगरी स्टेट के लिए काम कर सकता है, इसके लिए कार्य कर सकता है डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला इस चीज पर काम कर सकता है। क्या डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला संविधान में है? तो नहीं है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दी गई संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं। 275 में तो दिया गया है ग्रांट बाय सेंटर टू स्टेट, ग्रांट बाय सेंटर टू स्टेट, ग्रांट बाय सेंटर फॉर स्टेट, सेंटर फॉर स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि बात क्या हुई कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए गए कुछ अतिरिक्त अनुदान यहां पर होगा। अंतरराज्य परिषद द्वारा अनुशंसित है, बिल्कुल अंतरराज्य परिषद में इसका कोई डिस्कशन ही नहीं है।
यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया है, बहुत बढ़िया, जोरदार। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला आपका जो देखने को मिलता है 1952 में आपको देखने को मिलता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बनता है 1952 में, उसी के अंतर्गत डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला काम कर पाता है और स्पेशल स्टेट के दर्जे के बारे में बात कर लेता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में समय सीमा समाप्त होने के बाद कौन सा न्यायालय डिफॉल्ट जमानत प्रदान कर देता है? समय सीमा होती है और उतने समय में अगर कार्य नहीं किया जाता है तो इसके अंतर आपको कह दिया जाता है कि भैया अब आपको स्वतः क्या हो जाएगा, स्वतः ही आपको जमानत प्रदान की जाएगी। टेन्योर होता है साधारणतः 30 दिन, नहीं तो 90 दिन। जो मजिस्ट्रेट होता है वो इसमें कर लेता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत प्रदान की जाती है, डिफॉल्ट जमानत। कौन सा न्यायालय डिफॉल्ट जमानत प्रदान कर देता है? तो मजिस्ट्रेट कर लेता है। ये आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर ग्राम न्यायालय में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 262 संसद को नदी विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है, सही है। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीली क्षेत्र अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील नहीं की जा सकती। ऐसे विवादों को 262 के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। नदी के मामलों को लेकर कोर्ट केस नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलता है। आर्टिकल 247 लेता है कि कुछ विशेष मामलों को लेकर अलग अलग ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की जाती है, जो आपको यहीं देखने को मिलता है। चलो 19वां सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अवधि कितनी होती है? जैसा मैंने बताया, अगर मामूली अपराध की चर्चा की जा रही है तो डिफॉल्ट अपराध आपके कितने दिन का होता है? तो मामूली अपराध में होता है 60 दिन का। मामूली अपराध में होता है 60 दिन की डिफॉल्ट। आपका यहां पर रहता है कि डिफॉल्ट जो जमानत है वो 60 डेज के अंतर आपको मिल जाएगी। इस बारे में चर्चा आपकी दी गई है, तो इस बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, इस बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे। चलिए, 1773 का विनियमन अधिनियम मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन लाया? चलो, कंपनी की न्यायिक प्रणाली और राजस्व संग्रह। सर इसमें जो परिवर्तन लेकर आया जाता है, पहली बात वो 1793 एक्ट चार्टर के द्वारा लेकर आया जाता है। मैंने ना एक तथास्तु सीरीज चलाई थी यूट्यूब पे, अभी भी चल रही है, आप सर्च कर सकते हैं तथास्तु बाई जीत राणा, जीएस अजीत राणा सर्च कर लेंगे। तो वहां पर मैंने इतने डेप्थ पे इन चीजों को पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे पढ़ी है क्लास, 3 घंटे कुछ मिनट की क्लास है, जो पहली क्लास है डेमो 1 है, वो डेमो 1 में ही ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वहीं पर मैंने बताया हुआ है कि न्यायिक प्रणाली और राजस्व संग्रह के अंदर जो पृथक्करण किया गया था वो 1793 में हुआ। कंपनी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड ट्रेड रेगुलेशंस ये 1786 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, जी हाँ, कंपनी का घरेलू संविधान और भारत में क्षेत्रीय नियंत्रण जो क्रिएट किया गया था वो इसी के माध्यम से क्रिएट किया गया था। कंपनी का रिलेशनशिप प्रिंसिपल स्टेट के साथ और फॉरेन पॉलिसीज के साथ, इस पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ। अगला सवाल, उचित वर्गीकरण की अवधारणा जो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 की सीमा के रूप में है, किस मामले में स्थापित की गई थी? कॉन्सेप्ट आता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन आपको जो देखने को मिलती है, ये किस केस में आपको देखने को मिलेगी? सर जी, केशवन भारती स्टेट ऑफ केरला 1973। कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फंडामेंटल फॉर्म की बात की गई है, फंडामेंटल फॉर्म की बात की गई है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहां पर की गई, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा यहां की गई है। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का जो केस था, इसमें चर्चा की गई है राइट टू इक्वलिटी के अंदर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ने पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। क्यों जरूरी है? देखो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि कई बार आप देखते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के टॉयलेट्स बना दिए जाते हैं, एक टॉयलेट महिलाओं के लिए, एक टॉयलेट पुरुषों के लिए। तो कुछ लोगों का कहना होता है जब लिंग के आधार पर विभाजन ही नहीं हो सकता तो एक लड़का लड़कियों के वॉशरूम में क्यों नहीं जा सकता? तो दरअसल ही सर बात तो सही है, जब लिंग के आधार पर विभाजन ही नहीं है तो दोनों के लिए वॉशरूम अलग अलग क्यों है? यही रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि हाँ, एक स्तर तक क्लासिफिकेशन जरूरी है, एक स्तर तक क्लासिफिकेशन जरूरी है। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में देखने को मिला था। मेनका गांधी का केस 1978 का आपको देखने को मिल जाएगा, विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। गोलकनाथ का केस 1967 में देखने को मिला था, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, बताया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा भी है।
अगला सवाल है, संसद में वह प्रथा जहां चर्चा की समय सीमा बीतने के बाद अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब संसद में वो प्रथा कौन सी है जहां चर्चा की समा की गई बीतने के बाद अनुदान की मांगों पर बात की जाती है? अनुदान की मांगों पर बात की जाती है, यह आपको कहां का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा? सर इसको ग्लोटाइन बोला जाता है, ग्लोटीन बोला जाता है। कट मोशन क्या होता है? किसी बजट पर बहस की जा रही है, बजट के किसी हिस्से पर बहस की जा रही है, किसी योजना पर बहस की जा रही है और सामने वाला जो विपक्ष है वो उसके ऊपर एग्री नहीं है, तो कट मोशन लेकर आएगा। ठीक है, मोशन इसी के संबंध में आता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी आपको कई बार उसी चीज में देखने को मिलता है, लेकिन ग्लोटीन आपको देखने को मिलता है द प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट वेयर द डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट टू वोट आफ्टर पासेज ऑफ टाइम लिमिट फॉर डिस्कशन कॉल्ड। इसको ग्लोटीन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 ने कार्यपालिका को क्वेश्चन मार्क करने की शक्ति दी थी। 1915 ने कार्यपालिका को एक विशेष शक्ति दी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध आपका चल रहा था तो यह शक्ति आपकी क्या थी? अप्रूव प्रिवेंशन डिटेंशन, निवारक निरोध को मंजूरी देना। और इसी निवारक निरोध को मंजूरी की वजह से 1917 में सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट भी बनाया था। सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति ने एक एक्ट भी बनाया था, सिडनी रॉलेट ने एक्ट बनाया था जो 1917 में बनाया है। आगे चलकर वो 21 मार्च 1919 में भारत में लागू हुआ, जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसको रॉलेट एक्ट यहां पर कहा गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पूछा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलो, इसे केवल हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यार डिजिटल के साक्ष्यों के बारे में बात करें, नहीं, हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। दूसरा है कि इसे विश्वसनीय सरकार अनुमोदित प्लेटफॉर्म से आना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, अगर आप कोई डिजिटल एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। सेम चीज आईटी एक्ट में भी लिखी हुई है, आईटी एक्ट सन 2000 में भी लिखा हुआ है। मैंने आईटी एक्ट भी पढ़ा है, बीएसए भी पढ़ा है, बीएनएसएस भी पढ़ा है, बीएसए भी पढ़ा है, बीएनएस भी पढ़ा है, तो वो आप देख सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता अंतर्गत कितनी अधिकतम निरोध अवधि अधिकृत कर सकता है अगर अपराध 10 वर्ष से कम दंडनीय है? डिफॉल्ट जमानत होने से पहले कितने समय तक की मंजूरी यहां मिल सकती है? मैंने बता दिया, डिफॉल्ट अदालत से समय, अगर ये 10 वर्ष से अधिक का होता तो 90 डेज जाता है, कम है तो 60 डेज तक डिफॉल्ट जमानत मिलने से पहले तक का समय हो सकता है, वरना 60 दिनों के बाद डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे। अगला पूछा जा रहा है, जो आपको एक्ट देखने, रुको रुको, लाइव चल रही है भाई साहब, लाइव नहीं चल रही बेटा, रिकॉर्डेड चल रही है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अगले सवाल पर। सवाल जोरदार है। पूछा है, 1793 का अधिनियम व्यक्तिगत शासन की परंपरा का पालन करता है तथा बिना किसी कानूनी सुधार लाए कहता है कि व्यक्तिगत व्यक्ति इसके अंदर रूल कर सकते हैं। झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1793 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न्यायाधीशों को शासक के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर रहने की बजाय कानूनों की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। परफेक्ट कहा गया है। इसमें कहा था कि व्यक्तिगत शासन की परंपरा का पालन करा जाएगा, जो व्यक्तिगत शासन का परंपरा है जो पहले बनी रही है वही रहेगी, नहीं चेंज किया गया था। इसमें कहा गया था कि जजेस को असाइन किया गया है इन लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए। तो लॉज के पहली बार जो इंटरप्रेशन होता है वो 1793 में ही होता है, इससे पहले लॉज इंटरप्रेशन काम नहीं करता था। और इस लेवल के डेप्थ कंटेंट को भी मैंने तथास्तु के अंदर समझाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 जो है वो आपको सही है, ऑप्शन 1 इसके अंदर इनकरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, चलो बात करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपने अपने निचले सदन के विघटन की सलाह दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनसे निचला सदन कोई होता ही नहीं है। ठीक है, इनसे निचला सदन आपका कोई होता ही नहीं है। बट हाँ, ये कंसीडर हम कर सकते हैं कि हाँ, पीएम और मुख्यमंत्री दोनों अपने अपने निचले सदन के, अच्छा खुद को ही कह रहे हैं, ठीक है भाई, स्टेटमेंट सही है। पीएम और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो दोनों ही, पीएम सलाह देता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल कौन सा है 85। सीएम सलाह देता है गवर्नर को, आर्टिकल कौन सा 174। यहीं पर चर्चा की गई है विघटन के बारे में। केवल प्रधानमंत्री अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, गलत है, गवर्नर होगा। केवल गवर्नर ही 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, केवल पहला ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आपको सही होता देखने को नजर आएगा।
आगे हम बात करते हैं, कौन सा सवाल आपको देखने को मिलेगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल परिषद पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है जो गवर्नर जनरल के ऊपर एक रोक लगाएगा। क्या रोक है? ओके, पहला है वे रानी की सहमति के बिना कोई नागरिक कानून पारित नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दे कुड नॉट इशू ऑर्डर्स विदाउट मेजर सपोर्ट, ये भी नहीं था। उन्हें मंजूरी के बिना युद्ध घोषित करने या संधि करने से मना किया गया था, हाँ ये सही था। देवर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर एंड मेक ट्रीटीज विदाउट अप्रूवल। हुआ क्या था? आपको देखने को मिलता है एक संधि हो गई थी 1782 में, सालबाई की संधि मराठों से हो गई थी। उसके बाद से क्या था, ब्रिटिशर्स ये चौंक रहे थे कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर लोग हैं, वॉरेन हेस्टिंग था उस समय, ये तो कुछ भी कर लेंगे। जॉर्ज वॉरलो के साथ जाकर उसने सालबाई की संधि कर ली, ब्रिटिशर्स को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स की बुद्धि खराब थी, इस वजह से उन्होंने कहा था कि बिना ना तो युद्ध घोषित करेंगे ना संधि करेंगे। ये स्टेटमेंट इस वजह से आता है, करेक्ट है। भारत में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए पहली बार कानून आयोग किस अधिनियम के थ्रू बना था? जो कानून आयोग की हम बात करते हैं, द फर्स्ट लॉ कमीशन, सर चार्टर एक्ट 1833 के बेसिस पर बनता है, 1834 में बनता है। इसका जो फर्स्ट हेड आपको देखने को मिलता है वो टीबी मैकॉले है, जो इसके अंदर पहली बार हेड आपको देखने को मिला। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले देखने को मिल जाएगा, जो इसके अंदर पहली बार आपको अध्यक्ष देखने को मिल जाएगा। इस बारे में तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। बताइए, जुलाई 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और वे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। तो कौन आपको देखने को मिलते हैं? देखो यार, यहाँ लिखा भी हुआ है, करेक्ट है, दिमाग भी नहीं लगाना। दैट इज एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ था नहीं भाई, लगा हुआ आंसर था, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नेवी में बता देता हूँ कि जैसे 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपका डी के त्रिपाठी वर्तमान में भी आपको इसके प्रमुख चीफ देखने को मिल रहे हैं। कमीशन जो हुए थे वो 1985 में हुए थे। नेक्स्ट है, विनियमन अधिनियम के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य हुए थे? जो आपको रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के अंदर, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग इसके अंदर आपको अपॉइंट किए गए थे, इस बारे में आपको चर्चा करिए। काफी आसान सवाल होगा। 4 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी जो इसीलिए काम करते थे, और इस बारे में भी जो डिस्कशन है वो मेरे द्वारा किया गया है। इसी तथास्तु के अंतर्गत मैंने इसका भी तगड़े लेवल पर डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि वो चीज भी आप यहां समझ पाएंगे और चीजों के बारे में तगड़े तरीके से डिस्कशन भी कर पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्या इसमें आपको होगी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरकारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और पुंछी आयोग का गठन। अच्छा बच्चा क्या होगा, इसमें चीजों को क्लैरिटी के साथ समझेगा, वो देखिएगा सबसे बाद में क्या है। मैं अगर बुद्धि का प्रयोग इसके अंतर्गत करता हूं तो मैं बहुत तगड़े तरीके से इसमें यह देखूंगा कि सर जी, सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1989 में आएगी, 83 में स्थापित हुआ है, तो बच्चे गलती कर देते हैं, ये 1990 में है और ये 2007 में है। अगर मैं होता पेपर में बैठता तो मैं सीधा देखता पुंछी आयोग सबसे लास्ट में है, केवल सी में ही है, तो मैं आंसर सी करके आगे बढ़ जाता, मैं बाकियों को पढ़ता भी नहीं। राष्ट्र हित के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं कि भैया जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें कानून बनाना है। इसको बोला जाता है कि किसी विषय को विशेष घोषित किया जाना। कोई ऐसा विषय था जिसको विशेष घोषित कर दिया गया, यानी इसको कर दिया जाता है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। यह घोषणा कौन करेगा? यह डिक्लेरेशन राज्य खुद करता है। यह डिक्लेयर सेल्फ बाय स्टेट की जाती है, सेल्फ बाय स्टेट करता है, स्टेट खुद ही इसे ऐसा घोषित करता है। 249 में लिखा हुआ है, 249 में लिखा हुआ है, 248 में लिखा हुआ है रेजिडुअल पावर्स के बारे में, रेजिडुअल पावर के बारे में लिखा हुआ, रेजिडुअल पावर के बारे में लिखा हुआ है। जो रेजिडुअल पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास ही आपकी रेजिडुअल पावर होती है। नेक्स्ट है कि 253 आर्टिकल के अंतर्गत अगर अपन चर्चा करते हैं, 253 आर्टिकल के अंतर्गत, तो इसमें भी क्लैरिटी दी गई है इंटरनेशनल लॉज को इंपैक्ट करने के बारे में। चलो, 1891 की सहमति आयु अधिनियम ने लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु कितनी करी थी? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था, उसमें महिलाओं की उम्र कितनी की गई थी? एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट महिलाओं की कितनी है? कितनी कंसेंट के बाद अगर महिलाओं के साथ कोई भी चीज होती है तो वो गलत नहीं है, बहुत गलत था यार ये। 10 से 12 आपको एज देखने को मिलेगी एज ऑफ कंसेंट 1891 एक्ट के अकॉर्डिंग।
एज ऑफ कंसेंट को 10 से 12 वर्ष बताया गया था। आगे चल के इसको बढ़ा के 18 कर दिया गया। आज तक मैक्सिमम 18 ही। शारदा एक्ट 1929 में एज ऑफ कंसेंट 18 कर दी गई थी, जो मैक्सिमम थी। तब से लेके आज तक इसमें कभी भी ना तो एज बढ़ाई गई, ना कुछ और इसके अंतर्गत किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो चलो अगला सवाल है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। 312 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 312 मेंशन सिक्योरिटी सर्विसेज। अब नहीं है सिक्योरिटी सर्विस, केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के तौर पर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस 3 ही देखने को मिलती हैं, और आईएफओएस भी 1966 में ही ऐड हुआ था, उससे पहले वो भी नहीं था। आईएएस 1947 से ही था। आईपीएस 1948 में, 1947-48 के अंदर ज्वाइन किया गया था। उस बारे में भी आप चीजों को समझेंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा योग में गवर्नर जनरल अपनाई गई नीति सही सुमेलित है? हेस्टिंग्स के द्वारा एंटी एक्सपेंशन पॉलिसी। बहुत बढ़िया। क्या हेस्टिंग्स एंटी जो पॉलिसी है इसको लेकर आने के लिए जाना जाता है? जहां तक मुझे लगता है नहीं जाना जाता। एंटी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ये नहीं लाता। मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसको मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग भी बोलते हैं। क्या ये फिजिकल कंजर्वेशन लेकर आया था? नहीं लेकर आया। हेनरी ड्यूरेंट अपोज करता है चार्टर रिन्यूएबल का? ऐसा कुछ नहीं है। परशूड इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट, हाँ, वेलेजली साम्राज्यवादी विजय का पीछा किया था। मतलब एक पॉलिसी होती है परशूड इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट, इसके द्वारा की जाती है, और वेलेजली के द्वारा तभी सहायक संधि लेकर आई जाती है। वेलेजली का कॉन्सेप्ट था कि हम राजाओं से राजपाट नहीं छीन सकते, हम राजाओं के साथ मिलकर राजा बन सकते हैं। तगड़ा आदमी की बुद्धि देख रहे हो कि हम राजाओं से राजपाट तो नहीं छीन सकते, पर राजाओं के साथ मिलकर राजा जरूर बन सकते हैं। यह इनका कॉन्सेप्ट था। तगड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट रहा है। राज्यों को अनुदान सहायता अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, मतलब ग्रांटिनेट फॉर द स्टेट दिया जाता है 275 में। ये मैं बता चुका था, पीछे आया था ग्रांटिनेट, तो मैंने डिस्कशन किया था ग्रांटिनेट के बारे में। खैर कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने में किस प्रमुख कानूनी ढांचे को संरेखित होना पड़ता है? मैं बता चुका हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 ही बताता है कैसे होंगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब मान्यता प्राप्त होगा? जब उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर पे साइन किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को तब मान्यता मिलेगी जब इसके साथ आप डिजिटल सिग्नेचर भी प्रदान करेंगे। अगर इसके साथ डिजिटल सिग्नेचर देंगे तो यह मान्यता प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट वर्तमान में कार्य नहीं करता, इसके स्थान पर बीएसए 1872 आया है। इसी के स्थान पर आपको बीएसए 1872 देखने को मिला है। इसी के बीएसए 2023 आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल पूछा है कि स्टेटमेंट के बारे में बताइए। कुछ स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंटों के बारे में बताना सही है गलत है, कोई नहीं, देख लेते हैं। आर्टिकल 300 अलाउ लीगल सूट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। अगर केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार कार्य नहीं करती, पैसे का भुगतान नहीं करती, संपत्ति की देखरेख नहीं करती, तो उनके ऊपर कानूनी मुकदमा डाला जा सकता है। करेक्ट है। भारत सरकार शब्द उल्लेख अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी इकाई है। जी हां, भारत सरकार को जहां पर उल्लेखित किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लीगल एंटाइटी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300। दोनों स्टेटमेंट सही है। सवालों का लेवल बहुत बढ़ चुका है यार, मैं सच बताऊं तो ये लेवल में सच बता रहा हूं आज तक यूपीएससी भी टच नहीं कर पाया। आप तो फिर भी चिल्ड्रन हो, मुंह फट जाएगा तुम्हारा इस तरीके के सवालों को अगर और ज्यादा यहां पर इस प्रकार से लाया गया तो याद रखना सीडीएस में भी ऐसे सवाल नहीं आए। मैं खुद बता रहा हूं, मेरा खुद कई बार इस सवाल को करने में पानी पीना पड़ा है मुझे, तब जाके इस तरीके के सवाल हो पाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। बहुत लंबे लेवल का आपको अध्ययन की जरूरत पड़ती है तब आप ये सवाल कर पा रहे हो। हालांकि मैंने तो प्रयास किया है कि इस प्रकार के सवालों को भी इंक्लूड किया जाए। जब जब कठिन पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है तब तब छात्रों की संख्या गिरती है, क्योंकि देखो अच्छा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो जिस दिन आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि हाँ सर अच्छा भी बनना है और मेहनत करने के लिए भी तैयार है, तब आप अच्छे बन पाएंगे। ठीक है, तो वो जिस दिन आएगा उस दिन आप खुद एक अच्छे आदमी बनेंगे। खैर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? नेशनल इमरजेंसी की बात है तो 1 महीने का टाइम इसके अंदर होता है। 1 महीने में अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो यह रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल के लिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, यह टेन्योर 2 माह तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है कि 2 माह में अप्रूवल अगर होता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1 महीने का ही टाइम इसके अंदर दिया जाता है।
चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो जी, क्रिमिनल लॉ एक्सक्लूसिव है यूनियन लिस्ट के अंदर, बहुत गलत है। क्रिमिनल लॉ एक्सक्लूसिव है स्टेट लिस्ट के अंदर, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, थोड़ी बुद्धि लगाइए। एग्रीकल्चर स्टेट का है, सही है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट है? दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये आपके अनुसूची 7 के संबंधित विषय है, इस पे आप बहुत तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के लिए सामूहिक उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद खंड 124 के दूसरे क्लॉज में आपको देखने को मिलता है। सब क्लॉज नहीं दी गई है, थोड़ा सा इसमें आप अपने जीत भाई का आप मतलब मान रखते हुए 164 का 2 बता देंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता है। सेम चीज अगर ये सेंटर लेवल पर होती तो ये चीज आपकी 75 के 3 में उल्लेखित की गई है कि मतलब पीएम और उसकी काउंसिल सामूहिक तौर पर लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, वो 75 के 3 में लिखा गया है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है? जो बीएनएसएस आता है तो ये आपराधिक प्रक्रियाओं के अंदर कौन सा ऐसी चीज है जो इसके द्वारा यहां डेवलप की गई है? हम बात करते हैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कन्फेशन आपको देखने को मिला जो नई चीज है। ये जरूरी होता है आजकल पुलिस वाले, आपने सीआईडी में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि जो वो जो होता है ना आरोपी, उसमें चांटा लगाते हैं ना जब उसकी वीडियो बनाते हैं फ्रेंड में, वो वीडियो में कह रहा होता है हाँ हाँ मैंने ही कत्ल किया था, देखा ना? तो प्रद्युम्न उसके बाद कहता है अब करते रहो इंतजार फांसी का ऑर्डर आने तक। वीडियोग्राफी होती है उसकी प्रॉपर, ये पहले नहीं था। पहले इस तरीके की जो चीज की जाती थी वो स्वैच्छिक तौर पर की जाती थी, लेकिन अब यह करना जरूरी हो गया है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कबूलनामा अब मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, पहले नहीं था, ये बीएनएसएस के थ्रू हुआ है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट है। छठी अनुसूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू करती है। जहां तक मुझे याद आता है कि ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा गलत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आता है, तो नागालैंड और अरुणाचल नहीं आता। नागालैंड के लिए आता 371A, अरुणाचल के लिए आता 371H। स्वायत्त जिला परिषद को, हाँ स्वायत्त जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं वो जरूर शेड्यूल 6 में बनती है। ये स्टेटमेंट जिंदा ठीक है कि वो शेड्यूल 6 में ही बनती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट देखने को मिलता है। ये बेहतरीन लेवल का सवाल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बहुत बढ़िया, एक रिंग फेंसिंग पॉलिसी आती है जो ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में आपकी अपनाई गई थी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। देखो क्या होता था, इसको क्या बोला जाता है, रिंग फेंसिंग क्या होता है? रिंग फेंसिंग ये होता है कि ये हो गया राज्य, इस राज्य के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बना दीजिए, बफर बना दीजिए, कि मतलब यूज हम ही करेंगे लेकिन हम क्लेम नहीं करेंगे कि हमारा हिस्सा है। यूज हम ही करेंगे, हम क्लेम नहीं करेंगे। इसी को रिंग फेंसिंग पॉलिसी बोल दिया गया। ऐसा करने से क्या होगा, कल को अगर अटैक होता है, कल को अगर अटैक होता है तो जो मेजर सर्टेन हमारी जो बसापत है उसको बचाया जा सकता है, यहां पर बसापत को बचाया जा सकता है। तो 45 का सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए बफर स्टेट का बनाया जाना। ये रिंग फेंसिंग पॉलिसी थी, यही रिंग फेंसिंग पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, फैक्ट्री अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किसको विनियमित करता है, रेगुलेट क्या करता है? ठीक है, चलो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात इसमें नहीं की गई थी, नाइट शिफ्ट आवर्स फॉर नहीं, मिनिमम वेजेस फॉर वुमेन चिल्ड्रन नहीं, वर्किंग आवर्स फॉर, हाँ वर्किंग आवर्स को फिक्स किया गया था, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। फैक्ट्री एक्ट कौन लेकर आया था? इसको लेकर आया था रिपन, रिपन लेकर आया था। रिपन बढ़िया आदमी था, मतलब बाकियों के मुकाबले दिस वॉज द शेप अमंग द स्पेयर्स, ये कह सकते हैं, मतलब आदमी ठीक था बाकियों के मुकाबले। आदमी तो ये भी एकदम पूरा था बट बाकियों से अच्छा था। इसने भारत में स्थायी स्वशासन शुरू किया, ठीक है, भारत का उद्धारक की उपाधि दी जाती है रिपन को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, पूछा है कि भारतीय संघवाद केंद्र की ओर पक्षपाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड फेडरल एक्सप्लिसिटली। भारत के संविधान के अंदर जो फेडरल शब्द है इसका प्रयोग तगड़े तरीके से किया गया है। देखो बात समझना, मुझे नहीं पता एसएससी ऐसे सवाल क्यों बना रहा है, बट ये सवाल जेन्युइनली सही नहीं है। क्या फेडरल शब्द को यूज किया गया? कभी यूज नहीं किया गया। फेडरल शब्द पूरे संविधान में कहीं नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो मुझे पता लग गया कि केवल पहला ही होगा, बट इसको समझा देता हूं। देखो इंडिया का फेडरलिज्म बायस करता है सेंटर की तरफ, हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है।
तो इनको बताना चाहिए था कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ऐसा है, लेकिन ये बता नहीं रहे, इसको जर्नलाइज कर रहे हैं। आगे चल के जो बच्चे पढ़ेंगे और इस चीज से कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे तो उनकी बुद्धि इनके द्वारा खराब कर दी जाएगी। तो इन सवालों में मिस्टेक है। मुझे लगता है कि जो एसएससी के अंदर जो एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं उनको वाकई में किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, वरना इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल गलतियां करते हैं। अब मैं बताऊं, बहुत सारे अध्यापकों ने इस सवाल को, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि जैसे किसी ने कराया है। एक दो अध्यापकों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कराया, जिन्होंने इसको गलत करा दिया है। उन्होंने सिर्फ बता दिया कि हाँ जी, इंटेल का जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो बायस करता है सेंटर की तरफ, कि सेंटर के अंदर ज्यादा पावर है, ये बता के इसमें काम खत्म कर दिया। देखो भाई, पावर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि राज्यों के पास अतिरिक्त शक्तियां आ जाती हैं कानून बनाने के लिए। अब वहां पे फेडरलिज्म को अगर हम केवल पावर के साथ तुलना कर दें तो वो अनुचित है। तो इसके बारे में शिक्षकों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। करेक्ट आंसर के साथ साथ उनको देखना चाहिए क्या सवाल भी वास्तविकता में सही है, क्या जो माइंड में एम चल रहा है क्या वास्तविकता में वो सही चल रहा है। तो उसको भी थोड़ा समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना करें, वरना आगे ने जीडी वाले इस पे सवाल बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी, मतलब ये समझना आप खुद संविधान की संरचना को परिवर्तित कर दोगे। ऐसा आप ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स के साथ कर लो, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को मैं भी सही या गलत में सही मतलब अंतर स्पष्ट ना कर पाऊं, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं बैठा हूं, मैं अपने आप देख लूंगा चीजें कैसी चल रही हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। प्रायोजित विधान प्रशासनिक प्राधिकरणों के द्वारा बनाए जाते हैं। जो प्रायोजित विधान होते हैं इनको बनाए जाने की स्पेशल कैटेगरी होती है। सही बात है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल गलत बात है ये। अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बताया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें आप याद रख लेना, पहला स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है वो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित भारत परिषद की भूमिका क्या थी? पहली बात तो ये लंदन में थी। इसके अंदर जो सदस्य थे वो 15 थे। इसके अंदर जो सदस्य थे वो 15 थे। काम था भारत के लिए कानून बनाना, और इसका जो प्रमुख होता था उसका नाम था भारत राज्य सचिव। पहला जो बना था वो स्टैनली बना था। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। सर इसका काम है राज्य सचिव को सलाह देना, बहुत तगड़ी काम है। जी हाँ, ये एडवाइस करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। 15 लोग मिलकर भारत राज्य सचिव स्टैनली को बताते थे, स्टैनली पाजी आपको करना क्या है। ट्रेड भारत में बंद हो चुका था। इंडियन ओपिनियन इन ब्रिटेन, इंडियन ओपिनियन ब्रिटेन में दर्शाने के लिए इन्होंने किसी को कभी रखा ही नहीं, इसलिए आंदोलन हुए। रिव्यू कोर्ट जजमेंट, कोर्ट जजमेंट को रिव्यू करने के लिए तो हमने अमेरिका से आर्टिकल 137 लिया है, वो भी 26 जनवरी 1950 में। उससे पहले हम एकदम ऐसे ही थे। अंतर्राज्य परिषद 263 के अंतर्गत संवैधानिक दिखाया परफेक्ट है। इसकी सिफारिश संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होती है। क्या यह बाइंडिंग प्रोसीजर ला सकता है? यार कोई भी बाइंडिंग प्रोसीजर नहीं लेके आ सकता। भारत लोकतंत्र पे काम कर सकता है तो किसी भी, जिसको कहते हैं ना एक निकाय है, तो वो बाइंडिंग अपनी रिक्वेस्ट दे ही नहीं सकता, बाइंडिंग एडवाइस उसकी हो ही नहीं सकती। तो ओनली वन इसके अंदर करेक्ट आंसर बन सकता, ओनली टू इसमें करेक्ट आंसर नहीं बन सकता। स्टेटमेंट यही है, इसके बारे में आपको समझना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 91वां सवाल है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के संबंध में पेश की गई एक प्रमुख व्यवस्था क्या थी? बहुत बढ़िया। 1784 के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्रिएट किए जाते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, इन्होंने नागरिक या सैन्य मामलों को ब्रिटिश सरकार के लिए प्रति जवाबदेह बना दिया। सही बात है। यहां पर समझना, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए थे, और साथ ही इन्होंने कहा था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो नागरिक और सैन्य मामलों को देखेगा, जो डायरेक्टली ब्रिटेन के अधीन काम करेगा, सैलरी भी उनको ब्रिटेन ही देगी। इट अलाउ देम टू डिसॉल्व इंडियन प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी, ना ही मेक लॉज फॉर इंडियन स्टेट थे, ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट मर्ज विद देम विद बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना ही 1784 में, तो मर्जर की तो बात ही नहीं आएगी। अगला सवाल, चलिए जी, अगला सवाल है, पुलिस अधिकारी को किया गया कबूलनामा अदालत में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस अधिकारी को अगर कबूलनामा किया जाता है तो वो अदालत में स्वीकार नहीं है। ओके, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 कबूलनामे में स्वेच्छा के सिद्धांत को बनाए रखती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, कौन सा सही है? देखो जहां तक मैं बताऊं स्टेटमेंट दोनों सही है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, दबोच लिया, उसे करिए, उसे पीटा, पहले ठीक से पीटा, कबूल ये तैने करा है। उसे पता है कि अगर अब मैंने फालतू बोला तो पुलिस मुझे बहुत बुरी तरह और मारेगी, कुत्ते की तरह मारेगी आपकी बार।
कह दी उन्होंने, हाँ मैंने करा है, वीडियो बना दी, करा है। अदालत शुरू होती है, अदालत में जाके वो नाट जावे, और मैंने नहीं करा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही माना जाएगा? ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो अब एग्री क्या किया जाएगा? क्या वहां जो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसको हम प्रेफरेंस देंगे, या जो वो आदमी यहां बोल रहा है उसको प्रेफरेंस देंगे? जो वो आदमी वहां बोल रहा है उसको प्रेफरेंस देंगे। पुलिस अधिकारियों पर जांच बैठेगी। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो हाँ, अदालत में स्वीकार्य नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। जो अगर कबूलनामा पुलिस अधिकारी दे रहे हैं तो वो तब तक अदालत में स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उसको अदालत में बोला ना जाए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी बेहतरीन है। चलिए, पूछा है कि आर्टिकल 310 जो होता है ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस से निकलकर आता है। तो 310 आर्टिकल है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई मुझे तो लगता है कि हाँ जी, ये ब्रिटिश प्रैक्टिस से ही निकलकर आता है। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए कार्य होते हैं उसी में इसको स्पष्ट किया गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह बिना जांच के नागरिक सेवकों को हटाने की पूर्व शक्ति देता है। नागरिक सेवकों को हटाने के लिए 317 आर्टिकल की जरूरत होती है, ना कि इसकी। ये स्टेटमेंट गलत है। 311 अनुच्छेद 310 के दायरे को सीमित करता है। हाँ, 310 के जो दायरे हैं उनको सीमित करा गया है 311 के द्वारा। ये स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 246 है, संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। राज्य के पास राज्य के भीतर जीएसटी का विधायी शक्ति नहीं है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। देखो 54 क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं तो इसके अंतर्गत 246 है, संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। कोई विशेष शक्ति नहीं है, साधारण शक्ति है, क्योंकि संवर्ती सूची का विषय है। तो विशेष शक्ति तो नहीं मिलती, संवर्ती सूची का विषय, तो इसको साधारण शक्ति मिलती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। राज्य के पास कोई वो नहीं है, कोई विधायी शक्ति नहीं है। अबे विधायी शक्ति होगी ना भाई, कानून बना सकते हैं। संवर्ती सूची का विषय, राज्य भी तो बना सकता है। जीएसटी परिषद 279 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। ओनली थर्ड इसका आंसर होगा। हाँ जी, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सदस्य होते हैं इसमें 33, ठीक है। 22 राज्य, 11 आपके केंद्र। अगला सवाल, 270 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको आर्टिकल 270 देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहा है। फटाफट इसके बारे में उत्तर बताइए। राइट आंसर की हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, क्या होगा बात करते हैं। अनुच्छेद 270 संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्तियां शामिल हैं। 270 जो होता है ये किस बारे में डिस्कशन करता है कि सर ये टैक्सेशन का बंटवारा है। टैक्सेशन का बंटवारा यहां पर किया गया है। सही स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 101वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से राजस्व वितरण का प्रावधान शामिल है। ये भी सही है। बाद में क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह जीएसटी ने जगह ले ली थी। जीएसटी मुआवजा उपकर भी अनुच्छेद नहीं, जो कंपनसेशन सैश है इसका उल्लेख आर्टिकल के माध्यम से नहीं किया जाता। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही आपका सही होगा। विशेष विधायी और आपातकालीन स्थितियों में राज्यसभा की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा की जो पावर्स हो जाती है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। 249 के अंतर्गत राज्यसभा का संकल्प जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है 1 वर्ष तक वैध रहता है। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट सही है। संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा की सहमति से बढ़ा सकती है, नहीं, दोनों की सहमति की जरूरत पड़ती है। स्टेटमेंट सही है। देखो एक सवाल पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है या नेशनल इमरजेंसी लगती है तो किसकी पावर्स बढ़ी रहती हैं? राज्यसभा की पावर्स टॉप पे रहती हैं, जरूरी है। 370 जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, किस संवैधानिक तंत्र के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है? पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर वाज एब्रोगेटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मतलब इसका जो उल्लेख आपको जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? एब्रोगेट होता है, किसके माध्यम से चलता है? देखो यार 370 जो है वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलता है, इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के आदेश के अधीन चलता था। इस बारे में चर्चा 370 के तीसरे भाग में की गई है। ये भी तगड़ा सवाल होगा। 58 में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या अंतरराज्य जल विवादों के संबंध में काम करती है? अंतरराज्य जल विवाद है, आर्टिकल होगा 262। बात खत्म। जल विवादों के संबंध में आर्टिकल आपका कौन सा होता है? 262 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है और इसी के अंदर बताया गया जल विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करना और सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा पर रोक लगाना। परफेक्ट है। 262 में लिखा हुआ है कि अगर जल विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता, एक ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा जो इस चीज पर काम करेगा। अरेंज द कॉर्नोलॉजिकल बताना। बेरुवारी का केस 1960 का केस है।
केशवानंद 1983। जो बोम्मई का केस है, अब बोम्मई के केस के बारे में आपका रहता है कि बोम्मई का केस आपको जो देखने को मिलता है यह आपको कब देखने को मिल जाता है। इसी स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा केस आपको कब कब देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अब यहां बात करते हैं बेरूबारी का जो मामला था वो किसका है। सर बेरूबारी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना के लिए, क्योंकि इसी में बताया गया है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में अगर पूछा जाता है, प्रस्तावना जो है बेरूबारी केस के अंदर आती है। प्रस्तावना के लिए स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान को केवल समझने की कुंजी है। केशवानंद भारती के केस में तो यह तक कह दिया गया था कि प्रस्तावना मूल भाग, मूल आत्मा, और इवन यहां तक यह भी कह दिया गया है कि वह हमारी संविधान की समझने की कुंजी भी है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ केशवानंद भारती का जो केस है वो केरला के अगेंस्ट था, और इसके अंदर यह कहा गया था केशवानंद भारती के केस में कि संविधान की जो प्रमुख अनुसूची है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आपको समझने के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है कि इसमें आप समझे कि भाई ये तो दोनों क्लियर है, लेकिन बोम्मई केस ये 1994 का होता है, तो कॉर्नोलॉजिकली क्रम में सही ही लगे हुए थे, हमें कुछ छेड़ना ही नहीं था, एक दो तीन ही इसमें बता देना था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको देखने को मिलता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संविधान के निहितार्थ को सही से सुमिलित करता है। मतलब कौन सा जो टर्म है वो इसमें आपको देखने को मिला है। हस्तांतरित आरक्षित विषय केंद्र और प्रांतीय शक्तियों के बीच कार्यात्मक ओवरलैप पैदा किया था, कोई ओवरलैप नहीं था, कंप्लीटली सेपरेट थे, दो ही प्रकार के विषय थे। ओवरलैपिंग होती है 1935 में, क्योंकि तीन लिस्ट बनती है 1935 में। द्विसदनीयता की स्थापना पहली बार केंद्रीय स्तर पर दो सदन पेश किए गए थे, परफेक्ट है, इसी को बाइकैमलरिज्म बोलते हैं, जो यहां आया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना वायसराय परिषद में भारतीय सदस्यों की वित्तीय नियंत्रण देना। देखो लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1926 में, याद रखना। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, भारतीय मंत्रियों को रक्षा और विदेश मामलों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं मिली। यह स्टेटमेंट तो हुआ है बट ये नहीं हुआ। यह स्टेटमेंट तो हुआ है लेकिन वायसराय परिषद में भारतीय नहीं हुए। हस्तांतरित तो आरक्षित विषय बने लेकिन वो ओवरलैप नहीं हुए। तो करेक्ट आंसर है केवल बी। आगे बढ़ो। आर्टिकल 131 प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन टू हाई कोर्ट्स इन द फेडरल डिस्प्यूट। अच्छा, फेडरल डिस्प्यूट में 131 जो है वो बताता है कि यहां आपका यह आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्रिएट करेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, यह हाई कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, और इसमें कोई फेडरल डिस्प्यूट होते हैं तो उसके बारे में चर्चा की गई है। पहला स्टेटमेंट गलत है, पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्यों के विवाद का निंदा करता है, ओनली टू इसमें सही हो जाएगा। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर 249 में जो अलाउ करती है, ऑथराइज करती है पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट लिस्ट टॉपिक। अगर 249 में देखें तो विशेष शक्तियां मिलती है किसको, केंद्र को मिलती है, संसद को मिलती है, कि वो राज्यसभा, मतलब वो का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा अगर चाहती है तो वह राज्य सूची के कानून पर भी यहां कानून बना सकती है। इस बारे में स्पष्टीकरण आपका किया गया है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग 1983 में बना था, रिपोर्ट 1989 में आती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। चलो, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसों का ट्रांसफर किया जा सकता है। सर जज ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूं, जज ट्रांसफर की बात करता हूं, वो 222 में आपको देखने को मिलती है। केस ट्रांसफर के ऊपर भी चर्चा यहां पर की गई है, इस बारे में याद रखना। 139 से इंट्रोड्यूस किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 139 जो इंट्रोड्यूस किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, परफेक्ट है। ये बात करता है समीक्षा ना किए जाने के संबंध में, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कानूनों की समीक्षा जो होगी वो एक स्तर तक लिमिटेड रहेगी। राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने में सक्षम कौन सा अनुच्छेद करता है, 263। इसी में अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के बाद कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं समाप्त की गई थी, मतलब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो 1858 के बाद खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप आपका होके आया है कि बहुत सारे लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, बट वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ये गलत नहीं लिखा हुआ है, सही है, लेकिन हम लोग बहुत लंबे समय तक इसे पढ़ चुके हैं तो इस वजह से ये आपको सही गलत नहीं लगता। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये। चलो, बीएससी 2023 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। मतलब कौन से ऐसे गवाह हैं जिनको माना जा सकता है कि हाँ भाई ये गवाह हैं, उनको गवाह माना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर पे अगर हम बात करते हैं, एक्सपर्ट विटनेस सच एज फॉरेंसिक एनालिस्ट, जैसे डॉक्टर सालू के हैं सीआईडी वाले, पहले उनको गवाह नहीं माना जा सकता था, अब उनको गवाह माना जा सकता है बीएसए के अकॉर्डिंग, साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग।
संसद में संकल्प द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवा को बनाने के लिए चीजों को क्रिएट कर सकती है। राज्यसभा के मैंने बताया था सिविल सर्विसेज के बारे में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। 69वां सवाल है, संविधान के अंतर्गत द्विसदनीयता वाले संसद और राज्य विधानमंडल में धन विधेयकों को कैसे संभाला जाता है? धन विधेयकों को कैसे संभाला जाता है ये बताइए। राज्यसभा और विधान परिषद केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिश कर सकते हैं। पास कराने की जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल लोकसभा की होती है, बाकी किसी की जरूरत नहीं होती। और ये रहा आपका अंतिम सवाल, पूछा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ईस्टर्न जोन काउंसिल मीटिंग 2022, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका जो है आपको देखने को मिलता है 1956, फर्स्ट सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग इससे पहले आपको देखने को मिल चुकी है। अब पॉइंट यही पूछा जाता है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको किस क्रम में देखने को मिल जाएगा, उसको आपको बताना होगा। सर सबसे पहले आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको देखने को मिलता है 1956। तो 1956 अगर आपको देखने को मिलता है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो सबसे पुरानी चीज है आप पहले उसी को दबोच लीजिए। पुरानी चीज को दबोचोगे तो बी पहले ही आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट सेंट्रल जोन काउंसिल की मीटिंग होगी और सबसे लास्ट में आपको ए देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम यहीं से पिक कर लेते हैं कि बीसीए इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 सवालों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और आप चीजों को भी समझ पाए। अब यहां पर पॉलिटी के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये टॉप लेवल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो सीजीएल में क्वेश्चन आए वो रिपीटेटिव थे, यही सवाल थे जो नए थे, यूनिक थे, इसी वजह से मैंने इनको करा दिया। देखो अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी आप ये सोचते हैं कि सवालों को अटेम्प्ट करना है, उतना जरूरी आपके नए सवालों से आपको एक्टिव रहना भी है। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके बचते हैं वो भी आएंगे, फिर स्टैटिक जीके भी आएगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर लाए जाएंगे और आपके लिए चीजें अच्छी की जाएंगी। और इस लेवल का कंटेंट आप सोच रहे हो ना इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़ें, वो तथास्तु में जरूर मौजूद है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी होगी कि अगला विषय आप चाहते कौन सा है उस बारे में डिस्कशन भी करें और हमें बताएं भी कि अगला विषय आपको कौन सा दिया जाना चाहिए। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।